देखो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ये हम लिख रहे जैसे ही सुपर प्रॉफिट पता है, एवरेज प्रॉफिट होता है फॉर्मूला पता होगा, फिर भी लिख रहे हैं माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये अब नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ 2 लाख रुपया, तो हम लोग पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे अलग से। देखो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था कि कैपिटल, मतलब कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया या कितना कैपिटल यूज़ हो रहा है, कैपिटल इम्प्लॉयड भी बोलते हैं। कैपिटल इम्प्लॉयड में कैपिटल जितना यूज़ हो रहा है ना, इनटू रेट ऑफ रिटर्न, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल इम्प्लॉयड क्वेश्चन नंबर 13 देख लेना। ए का कैपिटल दिया हुआ है कितना, 5 लाख रुपया, तो ए का कैपिटल है 5 लाख रुपया और बी का कैपिटल कितना है 4 लाख रुपया, बी का कैपिटल 4 लाख रुपया प्लस जनरल रिजर्व है 1,50,000 और प्लस है पीएल क्रेडिट बैलेंस, मतलब ये प्रॉफिट है, ये हुआ 30,000। तो ये सारा यहाँ पर लोग कहलाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तुम देखना बैलेंस शीट भी बना के दिखाए थे कि जितना कैपिटल है, रिजर्व का हिस्सा, प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा, जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट है वो सभी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो यहाँ पे ये जो पीएल है ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट का पार्ट है। अगर ये डेबिट बैलेंस होता ना बाई चांस, तो हम इसको यहाँ माइनस करते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जो भी हो, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब इतना इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ 15%, तो मतलब इंटू 15%। तो इसको हम लोग ऐड करके वैल्यू निकालते हैं, इसका कितना होता देखते हैं अभी। तो ये 1,62,000 ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट जो लिखेंगे हम लोग, तो एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला है ना, एवरेज प्रॉफिट, तो वो 2 लाख दिया हुआ है, तो 2 लाख लिखे। अब माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 1,62,000, तो इसको इससे माइनस करेंगे हम लोग, तो ये 38,000 हो गया, तो सुपर प्रॉफिट हुआ। अब है कि गुडविल निकालना है, तो गुडविल हम लोग का कितना हो रहा है। गुडविल में बोला है कितना साल का परचेस लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेना, 3 years परचेस, तो इसका मतलब गुडविल होगा 38,000 इंटू 3 ना, तो ये हो गया गुडविल हो गया, ठीक है। अब इसमें से निकालना है सी का हिस्सा कितना होगा। तो ये देखो गुडविल 1,14,000 सी शेयर इन गुडविल, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन देखो लिखा हुआ पढ़ दे रहे, सी शेयर 1/4 इन प्रॉफिट, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, मतलब 1/4। तो इसका मतलब 1,14,000 है, उसका 1/4 सी का होगा। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे हम लोग, तो ये कैंसिल करने से हम लोग का आएगा 28,500। बस यही चीज़ थोड़ा नया था शायद, इसलिए दिक्कत हुआ होगा। एग्जाम्पल 8 का क्वेश्चन है, किताब में से सॉल्व भी है, लेकिन किसी ने पूछा, अच्छा सवाल है, बता दे रहे। देखो प्रॉफिट दिया हुआ है 11/12 का, 12/13, 13/14, 14/15, और ईयर एंडिंग बता दिया 31 मार्च को है, मतलब ये ईयर एंडिंग है 31 मार्च 12, ये 31 मार्च 13, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ हम पढ़ते हैं, ध्यान से तुम भी क्वेश्चन सामने रख कर देख लेना। 1 दिसंबर 13, देखो तो 1 दिसंबर 13, तो ये है 13/14, तो ये स्टार्ट होगा कब, 1 अप्रैल 13 को स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को ख़त्म होगा, फिर 1 जनवरी से 14 शुरू होगा, तो 1 दिसंबर 13 इस अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है। तो इसमें 1 दिसंबर अभी है दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, मतलब ये 4 महीना ये रनिंग में बाकी है। तो ठीक 1 दिसंबर को इसी 13/14 में एक मेजर रिपेयर वाज मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ प्लांट, इनकर 6,000, तो एक तो रिपेयरिंग हुआ है इस साल, इस अमाउंट कितना है 6,000 रुपया। वाज चार्ज टू रेवेन्यू, उसको लोग पीएल में लिख दिया। तो देखो, तो इस साल का जो पीएल अकाउंट आया 20,000 रुपया, कैसे आया, हम लोग पीएल में 6,000 रुपया लिख दिए हैं एज ए रेवेन्यू। द पेड सम इज एग्री टू बी कैपिटलाइज्ड, लेकिन बोला कि उसको माना जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू नहीं माना जाएगा। तो मतलब हुआ इस तरह से है कि जैसे कि ये पीएल अकाउंट है, यहाँ कितना प्रॉफिट है 20,000 रुपया, कब आया, यहाँ 6,000 रुपया लिख दिया है
एज ए एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस लिख दिया। तो बोला कि नहीं, ये रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। तो ये अगर हम लोग नहीं शो करेंगे तो फिर ये अमाउंट का होगा, बढ़ेगा। एक्सपेंस यानी दिखाएंगे पीएल अकाउंट में तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये लोग इसको रेवेन्यू माना था, लेकिन बोला जा रहा है कि नहीं, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। मतलब यहाँ नहीं शो करना है, नहीं शो करेंगे तो मेरा बढ़ जाएगा। तो हम ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं, हम लोग ऐड, यहाँ लिख रहे हैं ऐड, हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर ना। तो इस साल में इसका इफेक्ट है, तो हम लोग 6,000 रुपया इस साल का प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। ठीक है। तो अब है कि 6,000 रुपया हम लोग इसको मतलब मानेंगे कि ये मेरा मशीन है। तो ये मशीन अगर है तो फिर पीएल में नहीं जा करके कहाँ जाएगा, ये हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा। तो उस साल का पीएल में नहीं जाना चाहिए था, उस साल का जाना चाहिए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में यहाँ लिखना चाहिए था मशीन या कुछ भी हो 6,000 रुपया। तो यहाँ अगर लिखेंगे तो हम लोग चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, और जितना डेप्रिसिएशन कम होगा वही जाएगा पीएल में। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन को यहाँ का प्रॉफिट में शो करना है। तो जब एक डेप्रिसिएशन यहाँ शो होगा तो प्रॉफिट का होगा, घटेगा। तो इसीलिए हम लोग दो काम करना पड़ेगा इसका, लेस डेप्रिसिएशन। रेट का लिखा हुआ पढ़ते हम, लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फॉर 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसको बोला ये लोग कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फॉलो कीजिए। ठीक है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फॉलो करेंगे, छोटा सा जगह हम दिखाते हैं। तो यहाँ हुआ इस तरह से वर्किंग हम कर रहे हैं। यहाँ पे एक अलग पेज में लिखे हम कि कॉस्ट जैसे कितना है 6,000। तो पहला साल तो ये 4 महीना यूज़ हुआ, मतलब ये जो हम लोग का 13-14 है, इसमें तो ये सिर्फ 4 महीना यूज़ हुआ। तो अब यहाँ पर वर्किंग से अलग से पेज में करना होगा। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट हम लोग का है, 10%। तो 6,000 का 10% 600 होता है, लेकिन कितना महीने का निकालना है, 600 निकालना है 4 महीना का। तो इसलिए 4/12, तो 4 थे 12। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 200 रुपया होगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, 200 होगा। ये कौन साल का डेप्रिसिएशन है, 13-14 का। तो 6,000 में 200 गया तो कितना बचेगा, 5,800 बचेगा ना। तो अब नेक्स्ट ईयर हम लोग तो 14-15 पार कर गए हैं ना, तो नेक्स्ट ईयर फिर उसका हम लोग चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम लोग तो पहले इसको मशीन नहीं माने थे। तो नेक्स्ट ईयर का फिर डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर का फिर डेप्रिसिएशन होगा, रिड्यूसिंग बोला है कितना, 10%। तो जो आया इसका, तो अब इस नेक्स्ट ईयर में तो इसको हम साल भर नहीं यूज़ किए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 4 महीने यूज़ किए थे, इसलिए इस साल हम लोग 4 महीना डेप्रिसिएशन लेस किए। इस साल लेकिन 1 साल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब जो आया उसका 10%, तो ये हो गया 580। तो यानी कि नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन 580 होगा, और 13-14 में कितना होगा, 200 होगा। तो ये दोनों वर्किंग करके हमको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डेप्रिसिएशन इस साल में कितना शो करना होगा, -200, और इस साल में कितना शो करना होगा, -580। ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ 4 महीने यूज़ किए हैं, यहाँ 12 महीने यूज़ किए हैं, तो इसीलिए हम लोग को 4 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ शो किए और यहाँ पर 12 महीने का शो किए। ये डेप्रिसिएशन शो किए जो पहले नहीं किए थे। और ये क्यों शो किए हम लोग, कि हम लोग इसको पहले रेवेन्यू माने थे, इसीलिए हम लोग प्रॉफिट को बढ़ा दिए, बता दिए पहले। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आओ। 2 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन को सामने रख के समझना, ज़्यादा समझ में आएगा। 2 नंबर पॉइंट में लिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 13। अब देखो 31 मार्च 13 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना। तो इस साल के बारे में बता रहा है कि इस साल का जो ट्रेडिंग अकाउंट था उसमें हम लोग क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड 2400 हम लोग ज़्यादा दिखा दिए थे। देखो इसका इफेक्ट क्या होगा, हम तो फॉर्मेट में बता दें। देखो ये एक ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट 12-13 का बनाए हम। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर ईयर एंडिंग 13 ओवर वैल्यूड 2400। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में किधर लिखेंगे, बाय में लिखते हैं हम लोग, पहले भी पढ़े हम लोग। ठीक है। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं किधर में, बाय में लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ जो बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे तो ये लोग लिखते समय क्या किया है कि 2,400 रुपया ओवर ज़्यादा लिख दिया है, 2,400,
ज़्यादा लिख दिया। मतलब हो सकता है कि दिखना चाहिए था 10,000, असली में कितना लिखना चाहिए था क्लोजिंग स्टॉक 10,000, लेकिन लिख दिया 12,000। कितना लिख दिया, सपोज 12,000, तो मतलब 2,400 ज़्यादा। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा लिखेंगे तो हम लोग ना ऐसे निकालते, यहाँ पर निकालते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट ना, तो यहाँ जितना ज़्यादा लिखेंगे तो 10 लिखना चाहिए, हम लोग ज़्यादा लिख दिए, तो जितना ज़्यादा लिखेंगे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो हुआ का कि 12-13 का जो मेरा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मेरा फॉल्स 2,400 बढ़ गया। बात समझ लो, क्लोजिंग स्टॉक 12-13 में लिखते समय 2,400 ज़्यादा लिख दिया। ये बिजनेस का पॉलिसी होता है ज़्यादा या कम लिखने का, उस कारण से लिखा जाता है। तो उसको लिखना चाहते 10, लेकिन एग्जाम्पल दिए, लेकिन वो लिख दिया है 2,400 अधिक, मतलब 12,400 लिख दिया सपोज। तो ये जो 2,400 रुपये ज़्यादा लिखा तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि प्रॉफिट बढ़ गया। इसका मतलब जब ग्रोस प्रॉफिट बढ़ा तो फिर इस साल का नेट प्रॉफिट बढ़ा, तो मतलब 12-13 का जो इसका नेट प्रॉफिट है 2,400 अधिक है। ये जो 12-13 का है ना नेट प्रॉफिट, इसमें 2,400 अधिक है, ये हमको क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लेस ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ज़्यादा लिखे हैं, कम करेंगे कितना 2,400। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और हुआ, वो देखो क्या हुआ कि जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है दूसरा साल का वही होता है ओपनिंग स्टॉक। तो टू ओपनिंग स्टॉक, तो असली तो वैल्यू हो सकता है कि 10 था, लेकिन ये लोग कितना लिख दिया 2,400 ज़्यादा लिख दिया, माने यहाँ 12 लिख दिया। तो ये जो ज़्यादा लिख दिया, तो इस साल का अगर हम लोग फॉल्स लिखे हैं ना, तो अगर ज़्यादा लिखेंगे तो इस साल का प्रॉफिट यहाँ क्या होगा, यहाँ जितना ज़्यादा एक्सपेंस साइड है, यहाँ जितना ज़्यादा लिखेंगे प्रॉफिट उतना क्या होगा, कम आएगा। तो इसका मतलब इस साल का ग्रोस प्रॉफिट 2,400 कम आया होगा, 2,400 का आया होगा, कम आया होगा। मतलब नेट प्रॉफिट जो इस साल का है वो 2,400 कम है। ठीक है, यहाँ ज़्यादा लिखे हम लोग, डेबिट में कुछ भी एक्सपेंस है कुछ भी ज़्यादा लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट कम होगा। ठीक है ना, तो इसका गलती का है कि 2,400 ज़्यादा लिखा तो ग्रोस प्रॉफिट कम, तो ग्रोस प्रॉफिट कम तो इसका नेट प्रॉफिट भी कम। तो इसका मतलब हुआ कि 13-14 में ये जो 20,000 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है, तो इसमें ये 2,400 कम है, इसीलिए हम लोग इस साल बढ़ाएंगे। तो ऐड लिखेंगे ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यहाँ तो नहीं, कितना 2,400 रुपये। तो क्या करना हम लोग ऐड करना है। तो देखो स्टॉक का इफेक्ट 2 साल में पड़ा, 12-13 में भी और 13-14 में भी। तो ध्यान से समझना कि ट्रेडिंग अकाउंट का एक डेबिट क्रेडिट डिफरेंस क्या होता है। लास्ट पॉइंट है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज 4,800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस। मतलब ये लोग मैनेजमेंट खर्चा पहले नहीं शो करता, अब शो करना चाह रहे हैं। देखिए लेस मैनेजमेंट एक्सपेंस, लेस मैनेजमेंट एक्सपेंस नॉर्मल है, पहले शो नहीं करता था, अब करना चाह रहा है। मतलब वो जो हम एग्जांपल में दिए थे तो पॉइंट जेन्युइन एक्सपेंस जो पहले शो नहीं करते रहे उसको शो करना है। तो माइनस, फिर यहाँ भी माइनस 4,800, फिर यहाँ भी माइनस 4,800, फिर यहाँ भी माइनस 4,800। मतलब पहले ये लोग जो बनाया है 4 साल का पीरियड, उसमें मैनेजमेंट का खर्चा कंसिडर नहीं किया, लेकिन अब करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते कितना प्रॉफिट आता है। तो ये कैलकुलेशन करके 15,400 और ये अब इसका वेटेड एवरेज निकालना है और फिर गुडविल निकालेंगे, दिखाते हैं नेक्स्ट पेज में। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट आया था वो हम पुट कर दिए, क्वेश्चन में वेट बोल दिया है कि 2012 का 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 नहीं भी बोलेगा तो हम लोग पहला साल में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 लेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आया 15,400, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कितना 35,200। तो ये मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं हम लोग सिंपल, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये प्रोडक्ट आया और इसका जो एडिशन आया 10 डिवाइड किए 21 टू 928 गुडविल बोला वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 ईयर्स परचेज, तो ये 21,928 इंटू 3 से मल्टीप्लाई तो 65,784, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये किताब में भी था लेकिन किसी को समझ में नहीं आया, ऐसे दौरान समझाते हैं, प्रैक्टिस करना। और कुछ सम है बाद में बताएंगे।